ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये इजरायली कब्रिस्तान है, और ये जो आप वॉल देख रहे हैं यहाँ से पहले इसका एंट्रेंस था जो अब आगे रोड की तरफ है। और यहाँ एक कतबा लगा हुआ था जिसके बारे में, इस कब्रिस्तान के बारे में सारी डिटेल दी हुई थी, जो कॉरपोरेशन ने जब ये 2016 में जो ये कंपाउंड वॉल बनाई है तब उसको निकाल के अपने साथ ले जा चुके हैं। फिलहाल एंट्रेंस जो है वो मेन गेट से है। अगर मैं इस कब्रिस्तान की बात करूं तो इस कब्रिस्तान में आज भी इजरायली डेलीगेट्स आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं, एम्बेसडर्स आते रहते हैं, और यहाँ का जो है साफ सफाई का और सबका ध्यान रखते हैं, और वो अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। वैसे तो लोकल लोग जो हैं इसे इजरायली कब्रिस्तान या यहूदी कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम जो है वो सुलेमान कोट है, जो उस वक्त के यहूदियों ने रखा था। तो इसका नाम जो है वो सुलेमान कोट है। आइए चलते हैं और इस कब्रिस्तान को जो है एक्सप्लोर करते हैं। चलिए मेरे साथ। तो ये वो फ्रंट गेट है जो इसकी मैं बात कर रहा था, आप देख सकते हैं, और यहाँ से हमको एंटर करना है। ये जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो है एक कब्रिस्तान है, और ये बड़ौदा में 1875 में बना था। और ये कब्रिस्तान यहूदियों का कब्रिस्तान है, जिसे गायकवाड़ जो थे, गायकवाड़ सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, उन्होंने जो है यहूदी कम्युनिटी को जो है गिफ्ट किया था। फिलहाल ये जो कब्रिस्तान है ये निज़ामपुरा गांव जो उस वक्त था, उस ज़माने में, उसके पास आया हुआ है, और आज जो है निज़ामपुरा एरिया में आया हुआ है। बड़ौदा में अगर मैं बात करूं तो बड़ौदा में सबसे पहले यहूदी सेटलर्स कौन थे? अगर मैं बात करूं उन सेटलर्स की तो वो थे डेविड ग्रे शोन अगरवर्कर, जो सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड के एडीसी थे, और दूसरे थे जज कहीमकर या जज कहीमकर। वो दोनों ने जो है, इन दोनों ने बड़ौदा में यहूदी कम्युनिटी के लिए इस तरह से एक नई शुरुआत की थी, इस तरह के कामों की। आपको ये जान के काफ़ी हैरानी होगी कि बड़ौदा स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड की फौज में भी 1850 से यहूदी फौजियों को जो है भर्ती किया जाता था, और वो एक हिस्सा थे सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड की फौज का। ये कब्रिस्तान सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि ये बड़ौदा की ऐतिहासिक विरासत है, जो सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड यानी कि गायकवाड़ सल्तनत की और यहूदियों के जो रिश्ते थे उसको दिखाती है। आपको ये बात जान के काफ़ी हैरानी होगी कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो यहूदी सेटलर्स हैं उनकी जो कब्रें हैं, इन कब्रों पे काफ़ी सारे जो हैं नेम प्लेट्स हैं और कतबे लगे हुए हैं, वो सारे मराठी में हैं, और काफ़ी ताज्जुब की बात है। आखिर इसका राज क्या है? तो इसका राज ये है कि जो यहूदी सेटलर्स थे जो महाराष्ट्र में आए थे, तो महाराष्ट्र के कई ऐसे गांव थे जिसके गांव के नाम से जो है उन्होंने अपनी सरनेम्स रख ली थी। वहाँ के जो रिवायात थे, वहाँ के जो रिवाज थे, उस रिवाजों में वो अपने आप को ढाल चुके थे और उसी तरह से रह रहे थे, लेकिन मज़हब अपना ही फॉलो कर रहे थे। ये वाकई हैरत की बात है। उन सेटलर्स यहूदियों ने मराठी सीखी, और पेनकर, कहनकर, अरुलकर, सोनगांवकर, किलनकर, अगरवरकर, मेहदेकर, चंदगोकर और कोरेलकर जैसे सरनेम अपनाए। ये वाकई में बड़ी हैरत की बात है। और अगर मैं यहूदी कम्युनिटी की बात करूं तो यहूदी जो है एक मज़हब नहीं है, वो कबीला है, वो एक अपने आप में एक ट्राइब है, एक कम्युनिटी है, और कोई यहूदी बन नहीं सकता है टेक्निकली अगर इस तरह से देखा जाए तो। और कोई अगर चाहें, ये ख्वाहिश रखें कि मैं यहूदी बनूं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे काफ़ी हैरत की बात है कि वो जो है अपने सरनेम जो है मराठी सरनेम्स रख रहे थे, और उसी तरह से जो है उसी लैंग्वेज में बात करके उसी तरह से उसी कल्चर के हिसाब से रह रहे थे। बहरहाल मैंने ये कभी सुना था कि यहूदी जो है किसी भी कल्चर में अपने आप को ढाल लेता है, और इस तरह से हो जाता है कि वो जो है लोकल लोगों से इतना घुल मिल जाता है कि उसे आप पहचान भी नहीं सकते। और ये चीज़ जो है मैंने किसी रैंडम पर्सन से सुनी थी, जो आज जो है मेरी आंखों के सामने सच होता हुआ देख रहा हूँ। और यही वजह है जो आप ये कतबे कब्रों पर जो लगे हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशंस लगी हुई हैं, जो नाम आप देख रहे हैं मराठी में, ये उसी की वजह है। आपको ये कतबे और ये नेम प्लेट्स जो हैं हिब्रू और इंग्लिश में भी यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को।
हम ये कह सकते हैं कि कब्रिस्तान एक कहानी है जिसके अंदर आप मराठी इंडियन कल्चर, संस्कृति और यहूदी कल्चर को जो है मिक्स होते हुए देख सकते हैं। ये जो मेरे पीछे आप कब्रें देख रहे हैं, ये सारी कब्रें जो हैं बेने यहूदियों की कब्रें हैं और ये कब्रें जो हैं सारी की सारी उन्हीं की हैं। यहाँ पे एक वाहिद कब्र ऐसी है जो ब्रिटिश ऑफिसर के एक बेटे की कब्र है और वो क्रिश्चियन है। लेकिन आप ये कैसे पता लगा सकते हैं ये कब्रों से? अगर मैं मुस्लिम कब्रों की बात करूं तो मुस्लिम कब्रों का जो सिराना होता है वो जो है वेस्ट की तरफ होता है और ये जो यहूदियों की जो कब्रें होती हैं, जैसे कि ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहूदी की कब्र है, इसका सिराना जो है वो नॉर्थ की तरफ है। जिस कब्र की मैं बात कर रहा था, जो एक अलग वाहिद कब्र है इन सब कब्रों से, वो जो है ये जो सामने दिख रही है ये है। इस कब्र का हेडस्टोन जो है वो नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो हेडस्टोन जो है इनके जो रिश्तेदार थे वो निकाल कर ले जा चुके हैं और ये एक अलग ही तरह से बनी हुई है, आप देख सकते हैं। मे बी ये भी यहूदी की ही कब्र हो सकती है, क्योंकि आप कब्र का डायरेक्शन देख सकते हैं। मैं गलत था इस बात पे, लेकिन ये कब्र भी जो है इसी तरह से बनी हुई है। आप ये कब्र देख सकते हैं, इसमें स्टार ऑफ डेविड जो है आपको नज़र आएगा। ये देखिए स्टार ऑफ डेविड जो है ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी आपको जो है स्टार ऑफ डेविड नज़र आएगा और ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। ये सारी कब्रें बेने यहूदियों की कब्रें हैं। कब्रिस्तान पर लगे हुए कस्बे के मुताबिक इस कब्रिस्तान को जो है 1940 में बनवाया गया था और वो बनवाया था बोलोमैन क्रेसो अगर वर्कर ने। वो उन्होंने अपने खुद के खर्चे से बनवाया था और जिसका खर्चा उस वक्त आया था 2500 रुपये। यहाँ पे आखिरी कब्र जो है 2010 में बनी थी, जो इस कब्रिस्तान की जो है सबसे नई कब्र जिसे कह सकते हैं वो 2010 में बनी थी। अगर मैं बड़ौदा की बात करूं तो बड़ौदा में तकरीबन जो है पहले के, अगर मैं गायकवाड़ ज़माने की बात करूं तो गायकवाड़ के ज़माने में बड़ौदा के अंदर 10 यहूदी फैमिली रहा करती थी और पूरे गुजरात की अगर मैं बात करूं तो पूरे गुजरात में उस वक्त 500 फैमिलीज जो है रहा करती थी। धीरे धीरे करके जैसे इजराइल बना, सारे सेटलर्स जो हैं वहाँ पे जाके बने, वहाँ पे जाके रहने लगे और इस तरह से जो है गुजरात से मोस्टली सारे यहूदी जो हैं वहाँ माइग्रेट कर गए। आजकल आपको मालूम ही होगा फ़िलिस्तीन में क्या चल रहा है और फ़िलिस्तीन का हिसाब से अगर आप देखें तो यहूदियों की अगर आप हिस्ट्री देखें तो यहूदियों के पास कभी अपनी ज़मीन नहीं रही। ये उनकी हिस्ट्री है, उनके पास कभी अपना एक मुल्क नहीं रहा। जैसे अगर हिंदुस्तानियों की अगर मैं बात करूं तो उनके पास अपना एक मुल्क है, हिंदुस्तान है। अगर मैं अरबों की बात करूं तो उनके पास अरबस्तान है। लेकिन यहूदियों के पास कभी भी कोई अपनी ज़मीन नहीं रही। अगर मैं मिस्र की बात करूं या मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात करूं तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले यहूदी जो थे वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके थे कि वो मिस्र पे जो है हुकूमत करने लग गए थे। बाद में मिस्री जो फिरौन के जो आबा अजदाद थे उन्होंने इनके खिलाफ जो है एक मुहिम चला दी, इनके खिलाफ जंग की, वो जंग जीत गए और फिर इनको गुलाम बना लिया। आगे चल के इन पे इतना जुल्म हुआ कि इन्हीं में से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और उसके बाद जो है इन्हें आज़ाद किया फिरौन से। और आगे तो सारी स्टोरी जो है आप जानते ही हैं। लेकिन यहूदियों का ये जो है रहा है, एक हिस्ट्री रहा है कि वो जहाँ भी जाते हैं वो कल्चर में मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ बड़ौदा में एविडेंस देख रहे हैं। आज की तारीख में इस कब्रिस्तान के हालात ये हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। अभी बारिशें चल रही हैं, इस वजह से यहाँ पे बहुत ही जंगल झाड़ी उगी हुई है। मैं काफ़ी मुश्किल से यहाँ पे खड़ा रह पा रहा हूँ क्योंकि कीड़े मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर यहाँ के मैं मेंटेनेंस की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भरवाड़ फैमिली है वो उसका मेंटेनेंस करती है, लेकिन यहाँ फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा है। हमको इस तरह की जगहों को जो है काफ़ी संभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि ये गायकवाड़ और बड़ौदा की हिस्ट्री की एक बहुत ही तारीखी माइलस्टोन है जो हमको संभाल के रखने चाहिए और इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम होना चाहिए। बहरहाल मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे ये पता लगा कि यहूदी कब्रिस्तान बड़ौदा में भी है, तो मैं काफ़ी चौंक गया था। और तब जब मुझे ये मालूम हुआ कि ये इस तरह की जगह पे है जहाँ से मैं अक्सर गुजरा करता था, तो मैं और भी चौंक गया, क्योंकि मुझे ये जो है मुझे ही लग रहा था कि ये जगह जो है कोई ऐसी कोने में होगी जो शायद कभी वहाँ पे कोई जाता भी नहीं होगा। लेकिन ये ठीक मेन रोड पे है, आप देख सकते हैं पीछे गेट मेरे दिख रहा है आपको। तो ये मेन रोड पे है और इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम होना चाहिए। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये भी यहूदी की ही कब्र है। बहरहाल
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह की फैसिनेटिंग कहानियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ये R&D करना काफ़ी मुश्किल होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है, कई जगहों पे जो है इस तरह से जाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस काम को सपोर्ट करेंगे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। खुदा हाफिज़।